तो पिछले सत्र में हम लोग समझ, विचार, व्यवहार, कार्य, इन मुद्दों पे बात कर रहे थे। पिछला पूरा सत्र हम लोगों ने इस पर लगाया, इसको देखने के ऊपर। इस काम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रोज बढ़ाते रहेंगे। आज थोड़ी चर्चा को और बढ़ा लेते हैं। तो कल जो बात शुरू हुई थी कि हम अगर इस विचार को देखना चाहते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार है। ये दोनों ही चीज़ें आप देखेंगे तो आपके भीतर चलती रहती हैं। तो जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार है, क्या स्थिति है दोनों में? दोनों में हार्मनी है, अंतर्द्वंद है, कभी हार्मनी है, कभी अंतर्द्वंद है। क्या स्थिति है बताइए? दोनों में क्या स्थिति है? जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार है। दोनों की स्थिति आपके लिए एक ही जैसी है, हार्मनी है, या दोनों के बीच में कोई अंतर्द्वंद है, या कभी हार्मनी है कभी अंतर्द्वंद है? कभी हार्मनी है और कभी अंतर्द्वंद। कितना प्रतिशत हार्मनी है और कितना प्रतिशत अंतर्द्वंद है? 100 में अगर प्रतिशत में बांटे तो क्या अनुमान है, कितना आपके भीतर हार्मनी है और कितना अंतर्द्वंद है? अधिक है, क्योंकि ना हमारी जो सहज स्वीकार भाव है ना, वो थोड़े समय में बदलता रहता है। वही तो आज हम चाहते हैं कि मैं ये होना चाहता हूँ, कल मालूम पड़ता है कि जैसी हमारी वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं देखते हैं तो चाहना होती है कि मैं ये सहज रूप से होना चाहता हूँ, तो वो हमारा वो बदलता रहता है, तो वो उसमें अंतर्द्वंद बना रहता है। तो सहज स्वीकार भाव बदलता रहता है या जैसा मैं हूँ वो बदलता रहता है? सहज स्वीकार भाव बदलता है। जैसे अगर आप अपने से पूछें कि आपको संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार है, ये क्लैरिटी है। और ये प्रश्न को अगर आप कभी भी पूछें तो यही उत्तर आता है, बदलता रहता है? नहीं, उत्तर ये सेम आता है। सेम आता है, लेकिन जैसा आप हैं कभी इसमें संबंध का भाव चलता है और कभी इसमें विरोध का भाव चलता है। तो जो बदल रहा है वो ये वाला है, जैसा मैं हूँ, जैसा आप हैं। लेकिन जो सहज स्वीकृति आपकी है, चाहे आप में विरोध चले चाहे संबंध चले, अपने से जब आप पूछते हैं कि मुझे सहज रूप से क्या स्वीकार है, तो वहां तो एक निश्चित उत्तर आता है। क्या स्वीकार है? संबंध। इसको थोड़ा अगली स्लाइड में देख के तब लौटते हैं इसमें। जैसे देखेंगे तो 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है सहज स्वीकृति और एक मुद्दा है स्वीकृति। स्वीकृतियां जो है दबाव बस, प्रभाव बस, है ना, मान्यता बस, सहज स्वीकृति, ये सब मिल करके बन जाती हैं, लेकिन ये बदलती रहती है। तो जो सहज स्वीकृति है, जो सहजता से हमारे भीतर स्थापित रहती है, ये बदलती नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप अगर अपनी स्थिति को देखें तो कभी आपको संबंध स्वीकार होता है, कभी विरोध स्वीकार होता है। कभी आप संबंध चला रहे होते अपने अंदर, कभी विरोध। लेकिन दोनों में सहज रूप से क्या स्वीकार है उसको देखने जाए तो क्या उत्तर मिलता है? संबंध। ऐसे देखेंगे तो भोजन को लेकर के तो कई बार आपका ऐसा भोजन भी चुनते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में हो, कई बार ऐसा भोजन भी स्वीकार कर लेते हैं जो पता है कि शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है लेकिन स्वाद है। तो स्वीकारते तो दोनों रहते हैं आप दिन भर में कई बार, है ना? लेकिन आप अपने से पूछिए कि सहज स्वीकार कौन सा है दोनों में से? क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। जैसे आपने प्रश्न किया कि हम सहज भाव से क्या होना चाहते हैं, वो क्या स्वीकार है। तो जैसे कल किसी ने बोला कि साइंटिस्ट बनना है ना, तो अभी उनका 3 दिन के बाद में भाव चेंज हो जाएगा, जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा। वो बोलेंगे कि मैं नेक्स्ट डे बोलेंगे कि मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूँ, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है ना, जैसा उसका वो रहता है। अब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड भी होंगे, है ना, वो एक प्रोफेशन में नहीं रहना चाहते, वो हर चीज़ को है ना अपने डिफरेंट स्टाइल में, क्रिएटिव वे में करना चाहते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। तो उस वे में मैं कह रहा हूँ कि हम जैसा मैं हूँ ये एक हो गया, जैसा मैं होना चाहता हूँ, है ना, वो एक अलग हो गया। जब हम कहते हैं ना कि जैसे मैं होना चाहता हूँ, तो उसमें तो हमारे कई सारे भाव आते हैं कि मेरे को ये भी होना है,
और मेरे को वो भी होना है, काश में ये होता तो कितना अच्छा रहता, ठीक अगर बात। ये मेरे को नॉलेज और इसी मिल को जाए। आपके इसी मुद्दे को देख लेते हैं, देखते जी। हैं अगर अगली स्लाइड में है तो, नहीं तो बोर्ड पे लिख दूंगा मैं। जी, तो जब भी हम कुछ अपने चाहने को जब देखने जाते हैं ना, तो इसमें 3 बातें छुपी रहती हैं, रादर 4 बातें छुपी रहती हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं, बन करके कुछ करना चाहते हैं, करके कुछ पाना चाहते हैं, फाइनली पा करके उससे कुछ होना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उससे पूछे भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो बताएगा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उससे पाना क्या चाहते हो, तो थोड़ा धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो ये पाना हो गया। लेकिन ये करके, ये पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी और समृद्ध। तो ये बनना चाह रहे हैं, बन के ये करना चाह रहे हैं, करके ये पाना चाह रहे हैं, उससे ये होना चाह रहे हैं। अब ये डॉक्टर के लिए हो गया, अब किसी और के लिए भी देखते हैं। भैया भैया का आता। एग्जाम्पल आते हैं, अभी सारे एग्जाम्पल इसमें एक एक करके आएंगे। जैसे अगला देखें तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना। अब ये इंजीनियर को देखेंगे तो पूछेंगे कि भाई क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बोलेगा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, कोई सुविधा कमाना चाहते हैं, कोई सुविधा बनाना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं, तो बताएगा उससे कुछ धन पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, पहचान पाना चाहते हैं, ये सब बताएगा। ये सब करके पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी एवं समृद्ध। नहीं, अब जैसे भैया का है, भैया पहले जॉब में थे, फिर बिजनेस में आए, फिर बिजनेस से सोशल वर्क में आए, ठीक है। पहले सुख और समृद्धि चाहते थे भैया, अब क्या स्थिरता, ठहराव और शांति चाहते हैं। तो वो भाव धीरे धीरे आते हैं, बदलता जा रहा है, आते हैं। पर उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं हुआ कि मैं कभी सोशल वर्क में आऊंगा पहले। आता है। और जी। ये बात ठीक है, बट जी। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, तब जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो एड्रेस होगा, है ना। ये बात क्लिक हो रही नहीं हो रही, इसमें थोड़ा और जोड़ता हूँ। आप हालांकि कोई बनना नहीं चाहते लेकिन धीरे धीरे लोग चाह भी रहे, नई पीढ़ी में बहुत लोग साहस करने लगे, है ना। उनसे भी पूछिए कि भाई क्या करना चाहते हैं इससे, किसान बन के, तो क्या बोलता है, सेवा करना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं, धन और सम्मान। डॉट डॉट के लगा रखा ताकि कुछ और चीजें भी इसमें जुड़ती हैं। ये सब करके पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी और समृद्ध। कोई आदमी कहता मैं इंजीनियर बनना तो चाहता हूं, लेकिन आईआईटी से ही इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कहता वो उससे भी पूछेंगे तो क्या करना चाहता है बन के, तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, लेकिन होना क्या चाहता है उससे, सुखी और समृद्ध। कई लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन करके क्या करना चाहते हैं, सेवा, है ना, पढ़ाना लोगों को, ये सब पाना चाहते हैं, धन सम्मान। होना क्या चाहते हैं, ये सीक्वेंस तो समझ में आ रहा है ना। अब जो मुख्य बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि इसमें जिंदगी का लक्ष्य कौन सा है और रास्ते कौन से हैं। जिंदगी का लक्ष्य क्या है और रास्ता क्या है। ये तय हो कि ये लक्ष्य है, ये हमारी मूल चाहना है, या ये लक्ष्य है, ये मूल चाहना है। क्या है जिंदगी का लक्ष्य, अभी सेम है कि नहीं है, उस पर लौट के आते हैं। अभी पहले तय करें कि लक्ष्य है क्या, ये लक्ष्य है हमारा कि ये लक्ष्य है, पहले तो ये तय हो। मेन लक्ष्य सुख और समृद्धि है, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, तो ये तय हुआ कि ये लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं है, ये उस लक्ष्य के तक पहुंचने के कुछ संभावित रास्ते हैं। किसी एक ही रास्ते इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं, मल्टीपल रास्ते। अभी हमको लग रहा था इस रास्ते पहुंच सकते हैं, अब लग रहा था आईआईटी से इंजीनियर बन के ही पहुंच जाएंगे। आईआईटी का हमने खूब रगड़ के तैयारी किया, नहीं निकला आईआईटी नहीं निकल पाया। तब क्या करें, अगर हमने मान लिया था कि आईआईटी से इंजीनियर बनना ही जिंदगी का लक्ष्य है, अब पूरी जिंदगी घुटन होती है, ऐसा लगता है जिंदगी हाथ से निकल गई, बाकी जिंदगी बोझ जैसा लगता है।
और एक एक पल ऐसा लगता है किताब में एकदम मन नहीं लगता। नहीं? किसी ने मान लिया कि भाई डॉक्टर बनना ही लक्ष्य था, है ना? अब वो डॉक्टर नहीं बन पाया, नहीं निकला कंपटीशन उससे, घर से उतना पैसे का सहयोग नहीं मिल पाया कि और तैयारी कर सके, जो भी रहा हो नहीं निकल पाया, तो जिंदगी खत्म हो गई उसकी। बड़ी बुरी हालत। अभी कोटा से आया मैं, कोटा में कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे थे, उनसे मिलने गया था, कोटा ही उतरा था मैं परसों, कोचिंग गया, मतलब उनके हॉस्टल, क्या टेंशनाइज माहौल है। वो बता रहे हैं पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो उस हॉस्टल के इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वहाँ उतनों ने कर लिया। 3 इडियट्स की तरह, 3 इडियट्स में जैसा दिखता है। तो जब हम इसको लक्ष्य मान लेते हैं ना, तो जिंदगी सुलझने की जगह उलझ जाती। और हम बच्चों को तैयार क्या कर रहे हैं, किसको लक्ष्य बता के तैयार कर रहे हैं, इसको कि इसको? और बच्चे उलझ जाते हैं उसमें, जबकि लक्ष्य ये है। और ये सब तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के संभावित रास्ते कह रहा हूं। कोई आईएएस बन गया सुखी समृद्ध हो जाएगी, गारंटी नहीं है। कोई आईआईटी का टॉपर ही हो गया सुखी समृद्ध हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए क्या लिख रहा हूं, संभावित रास्ते। सुखी समृद्ध होने के लिए जो करना है वो क्या करना है, पहले तो मुझे अपने घर की सुविधा की कितनी आवश्यकता है मुझे पता हो। दूसरा, उससे अधिक जुटाने का मेरे पास हुनर हो। पहला, घर की आवश्यकता कितनी है उसको पहचान पाने की मेरे में योग्यता हो। दूसरा, उससे अधिक जुटा पाने के मल्टीपल हुनर हो, कि इस तरीके से भी कर सकता हूं और इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। इन तीनों तरीकों में ये अभी मेरे लिए ज़्यादा आसान लग रहा है, ज़्यादा, इसलिए ये वाले तरीके को मैं अपनाए हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तरीकों से नहीं कर सकता, तो इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, मल्टीपल हुनर हो। तीसरा, मैं अपने परिवार में जो मुझसे अधिक समझदार है और जो कम समझदार है, दोनों के साथ ही जीने की योग्यता विकसित कर सकूं। जरूरी है नहीं जरूरी है? तो 3 बातें कही, मैं फिर रिपीट करूंगा। पहला क्या, अपने घर में सुविधा की कितनी आवश्यकता है उसको पहचानने की मेरे में योग्यता आ जाए। दूसरा, उससे अधिक जुटाने के जो हुनर है, एक ही हुनर या मल्टीपल हुनर, मल्टीपल हुनर हो, है ना, कि मैं इस विधि से भी कर सकता हूँ, इस विधि से भी कर सकता हूँ, इस विधि से भी कर सकता हूँ। अभी मैंने ये वाली विधि चुनी है क्योंकि बाकी विधियों की तुलना में ये मेरे लिए ज़्यादा सहज है। तीसरा क्या कहा मैंने, अपने से अधिक योग समझदार और कम समझदार, दोनों ही तरह के लोग परिवार में हमेशा होंगे, मैं दोनों के साथ जीने की योग्यता को विकसित करूं। और चौथा, मेरी जिंदगी में देखेंगे तो पूरी जिंदगी का जो फैलाव है, कई बार मैं व्यक्तिगत स्तर पर सोचता हूँ, कई बार पारिवारिक स्तर पर, कई बार सामाजिक स्तर पर, कई बार पूरे प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर। यानी 4 चीज़ों के बारे तो आप जिंदगी में सोचते हैं, पूरी जिंदगी का फैलाव कितना है, इतना ही तो है। क्या, आपका व्यक्तिगत जिंदगी, दूसरा पारिवारिक, तीसरा सामाजिक, चौथा। तो जिंदगी में कहीं भी कोई निर्णय ले रहा हो, चाहे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या प्राकृतिक, हर पल हर क्षण व्यवस्था के अर्थ में निर्णय ले सकूं। किस अर्थ में निर्णय ले सकूं? व्यवस्था। जितना मैं व्यवस्था के अर्थ में निर्णय लेकर क्रियान्वित होता हूं, उसी से मेरी पहचान बनती है, वही पहचान सस्टेनेबल होती है ना, वही पहचान सस्टेनेबल होती है। तो 4 बातें मैंने कही, क्या क्या? पहला, घर की आवश्यकता को पहचान पाने की योग्यता। दूसरा, उससे अधिक को जुटा पाने का मल्टीपल हुनर। तीसरा, अपने से अधिक और कम योग्य दोनों तरह के लोगों के साथ परिवार में जी पाने की योग्यता। और चौथा, अपनी जिंदगी का जो फैलाव है, अपने से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति तक, इन सभी स्तरों पर जहाँ जैसा भी निर्णय लेने का अवसर बनता है, व्यवस्था के अर्थ में निर्णय ले पाने की योग्यता। ये चारों जरूरी है जिंदगी में, या चारों में किसी को छोड़ा जा सकता है? चारों जरूरी। ये चारों कर पाते हैं तो इसके नजदीक पहुंचते हैं। ये चारों में कुछ भी छूटा चारों में कुछ भी छूटा
तो जिंदगी उलझती है। आप घर की आवश्यकता नहीं पहचान पाए, अलग तरह का झंझट। जुटा नहीं पा रहे, अलग तरह का झंझट। लोगों के साथ सामंजस्य बिठा के कम योग्य अधिक योग्य के साथ जी नहीं पा रहे, अलग तरह का झंझट। व्यवस्था के अर्थ में निर्णय नहीं ले पा रहे। ये 4 चीजें आप में हो पाती हैं तो ये लक्ष्य सधता है। इसमें कुछ बन जाने से ये लक्ष्य सध जाएगा, ये गारंटी नहीं। अगर ये गारंटी होती तो कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईआईटीएन, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई सुसाइड नहीं करता, है ना? नहीं। लेकिन हमारे अंदर क्या धारणा बन गया है कि ये सब लक्ष्य हैं। बन क्या गया है, बिठाया गया है बचपन से। पैदा होने से पहले ही तय कर देते हैं कि इसको ये बनाना है और यही इसकी ज़िंदगी का लक्ष्य है। और वो ना तय करे तो हम तय कर लेते और ये एक पॉइंट के बाद कहीं फंस जाता है तो ऐसा लगता है ज़िंदगी उलझ गई। तो ये तो बदलते रह सकते हैं लोगों के, ये तो रास्ते हैं, ये लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य आपको सहज स्वीकार है या मजबूरी में स्वीकार करना पड़ रहा है? सहज स्वीकार, सहज स्वीकार है। ये जिंदगी में बदलता रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। पर बच्चों के लिए अगर हम एक बार सोचें तो बच्चों को तो एक बार मतलब एक उनके माइंड में डाला जाता है कि बेटा तूने, या तो वो खुद डिसाइड करते हैं या माँ बाप बोलते हैं कि तेरे को साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है ना? तो वो तो बच्चों को थोपा जाता है, उनको तो वो भाषा समझ में कम आती है सुख और समृद्धि की उसको। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे अलग है इस मामले में। मुझे लगता है बच्चे को ये वाली भाषा ज़्यादा ठीक से समझ में आती है जो सहज स्वीकृति वाली भाषा है ये ज़्यादा ठीक से समझ में आती है। जैसे बच्चे से कभी आप पूछिए तो डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, और फिर पूछिए सुखी होना चाहता है, नहीं होना चाहता है, देखिए कौन सा वाला उत्तर वो ज़्यादा आसानी से देता है ना? सुख वाला, सुख वाला ज़्यादा उसके नज़दीक है। जैसे बच्चे को खूब इरिटेट होता है, छोटी बच्ची थी एक संस्थान में रहती थी वहाँ पर कानपुर के, बच्चा सीधा सीधा बोलेगा माँ बाप मुझे कुछ ना कहें, मैं अपने आनंद में रहूँ, मस्ती में रहूँ, खेलता रहूँ। वही सुख वाला ही उसको ना? लेकिन उसमें झंझट क्या हो गया है, हमने तो ये सबको लक्ष्य बना लिया है ना? ये झंझट हो गया। इसका सॉल्यूशन जी करते हैं सब, ये सब सॉल्यूशन पे ही बात शुरू हो रही है कि ये दिखे कि ये लक्ष्य है, ये रास्ते हैं। हाँ हेलो, हाँ तो बात तो सॉल्यूशन की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ सर, इसमें सर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि दरअसल जब हम अपने बच्चों को या नेक्स्ट पीढ़ी को ये कहते हैं कि आपको ये बनना है, तो उसमें दरअसल हम अपने आप देख चुके होते हैं कि सुख और समृद्धि तक ये वाले जो रास्ते हैं वो सुगमता तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हम जोर देते हैं कि आप जो है इस प्रोफेशन में जाइए। जान के जोर देते हैं कि मान के जोर देते हैं? जान के भी देते हैं, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि मैं देख चुका हूं कि मैं किस रास्ते पर चला हूं। तो इतना पता रहता है अपने को कि इस रास्ते चल के सुख नहीं मिला, तो ये तो जान लिया है। लेकिन जो बता रहे हैं कि इससे चलो तो मिल जाएगा, ये जान लिया है कि मान लिया है? सर तो जान भी लिया है, मान भी लिया है। जिस रास्ते पे हम चले हमने देख लिया कि हाँ इस रास्ते पे चलने से सुख मिल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ। और जो मैं देख चुका कि हाँ दूसरे मेरे जो साथी हैं वो इस रास्ते पे चले तो इस जगह पहुंच गए, तो उनका हम ऑब्जर्वेशन से बताते हैं। जी, तो अभी ठीक ढंग से देखेंगे आप, तो आपने क्या रास्ता बनाया कि भाई साइंटिस्ट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, है ना? तो ये ध्यान रहे किसके बारे बता रहे हैं, रास्ते के बारे बता रहे हैं। ये उसके जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, ये स्पष्टता, रास्ते बता रहे हैं। और रास्ते बदल भी सकते हैं, तो अगर रास्ता बताते हैं तो बच्चा बदलने के लिए तैयार भी हो पाता है। एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता, वो नहीं तो तीसरा रास्ता, है ना? उसमें झंझट क्या है? अभी मैंने 4 बातें कही, कौन कौन सा? आवश्यकता का पहचान, दूसरा उससे अधिक जुटा पाने का मल्टीपल, तीसरा, चौथा। तो आईआईटी से इंजीनियर बनने के बाद चारों में से कितना पूरा हो जा रहा है? आपने कहा जो भी प्रोफेशन आप बता रहे हैं, है ना, लेट से आप साइंटिस्ट हैं तो भाई बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा तो सुखी हो। साइंटिस्ट बन के चारों में से कितना पूरा हो जा रहा है? बात करना पड़ेगा।
पता नहीं सर, मेरे बेटे ने तो मुझे देख के ही मना कर दिया, मुझे साइंटिस्ट बनना ही नहीं है। और मैं उपलब्धि मानता हूं कि इस बात को आप कह पा रहे हैं। आपको देख के कहा कि नहीं कहा वो देखना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी देखेंगे तो ये चारों चीजों की हमको अपेक्षा है। ये चार से कम में जिंदगी रुकती नहीं है। ये जो साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सुविधा जुटाने का एक हुनर मात्र है। जो चौथा बताया आपने व्यवस्था के अर्थ में, हाँ, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? जो डॉक्टर है वो भी तो कोई ना कोई व्यवस्था में सहयोग कर रहा है, इंजीनियर है, तो अब व्यवस्था मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो व्यवस्था है ना, पहले मैं ये वाले बात को एक्सप्लेन करके तब इनके वाले बात को एक्सप्लेन करके प्रश्न पे आता हूँ आपके। कि मैं जो बात कह रहा था कि ये दिखे कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, खेती कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, ये सुविधाओं को जुटाने का एक हुनर है। तो ये जो दूसरा वाला स्टेप था उसका एक भाग है ना। उसमें भी अगर हमारे पास मल्टीपल हुनर है तो किसी एक के आगे विवश होने की हमारे लिए मजबूरी नहीं रहती। एक ही हुनर में जब रहते हैं और जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसको पता लग जाए बस, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, तो जॉब जो नौकरी है उसी क्षण सजा बन जाती है ना। वो जब तक उसको पता है आपके पास मल्टीपल स्किल है और ये आपकी चॉइस है, तभी तक नौकरी का मजा है। जिस क्षण जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसको ये तय हो जाता है कि जो है वह इतना ही कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपके पास है नहीं। अब वो नौकरी सजा होती है कि मजा होती है, अब आप तय कर लीजिए क्या हालत हो जाती है उसमें, है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, एक ही हुनर मल्टीपल हुनर, तो फिर वो ज़िंदगी कभी वहाँ पर सजा जैसी नहीं होती, फिर हम चुनाव कर पाते हैं। एक बात, अब आपके प्रश्न पे आते हैं। व्यवस्था वाले मुद्दे को अभी मैं इसी सत्र में और एक्सप्लेन करूँगा, है ना। अभी बहुत सारी बातें हम लोगों ने अभी की नहीं है, तो व्यवस्था को बहुत डिटेल में मैं अगले कई दिन तक एक्सप्लेन करूँगा। तो मानव में व्यवस्था का क्या मतलब है, आज इस पर बात शुरू करेंगे। परिवार में व्यवस्था का क्या मतलब है, कल इस पर बात शुरू करेंगे। परसों या उसके अगले दिन समाज व्यवस्था और अंत में प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था। जितनी व्यवस्था हमको ये स्पष्ट होती है उतना ही हम इसके अर्थ में निर्णय ले पाते हैं। अगर ये व्यवस्था स्पष्ट नहीं है तो हम डॉक्टर तो बन गए, लेकिन किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किडनी का इलाज ही करेंगे। हम कंप्यूटर के एक्सपर्ट इंजीनियर तो बन गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे समस्या ही सॉल्व करेंगे। वायरस बना के भी फैला सकते हैं, और वो हो ही रहा है ना। तो वो किसी एक भाग में एक्सपर्ट होना है। ये व्यवस्था की क्या स्पष्टता है, इस पर आज से बात शुरू करेंगे और एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, है ना। ठीक, तो इसलिए देखेंगे तो अगर हम में ये स्पष्टता है ना, ये जो बात हो रही थी कि ये लक्ष्य है और ये रास्ते, तो हमको दिखता है कि ये सहज स्वीकार है। रास्ते तो हम स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसको बदल सकते। कुछ समय एक रास्ते चले, लगा कि अब और दूसरा कुछ करना है तो दूसरा रास्ता बदल लेते, तीसरा रास्ता बदल लेते, तो रास्तों का बदलाव तो होता ही रहता है। क्योंकि ये स्पष्टता नहीं है, इसलिए उसमें कन्फ्यूजन है, जो आपके साथ चर्चा हो रही है। ठीक है जी। भैया, जैसा आपने बताया कि जो भी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए स्किल बेस 2-4 स्किल अपने होनी चाहिए मिनिमम, जिससे अपन कर पाए। लेकिन अभी की जो उस तरह ऐसा देखा जाए तो भैया 24 साल 25 साल तक तो एक भी स्किल ऐसी नहीं हो पाती कि जिससे अपन घर खर्चा भी चला पाए और अपना भी अच्छे से चला पाए। तो उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाना? तो धीरे धीरे हमको ये देखना पड़ेगा कि स्किल्ड हो पाने का संभावना नहीं है या हमने एफर्ट नहीं किया। एफर्ट भी नहीं किए होते भैया, ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पाता, कई बार इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पाता है, और बहुत बार इन्वायरमेंट मिलता है हम उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते, है ना। दोनों ही झंझट है। तो एक बार हमको उसकी आवश्यकता दिखे, है ना, तो हम उसके लिए संभावनाएं तलाशते हैं कि भाई कैसे हम मल्टीपल स्किल हो सकते हैं। आप ही के बैच में जहाँ भी आप पढ़ते रहते हैं, उसी बैच के कई बच्चे मल्टीपल स्किल हासिल कर लेते, उसी हॉस्टल में रहते हुए, उसी गांव में रहते हुए, है ना। उसको आवश्यकता लगी, उसने तलाशना शुरू किया, कहीं ना कहीं से सूचनाएं इकट्ठा करता है,
हमको अगर वो लग गया आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो हम सूचना इकट्ठा करेंगे, उसकी संभावनाएं तलाशेंगे, दोस्तों से सहयोग लेंगे और मल्टीपल स्किल को अर्जित करेंगे। समय तो उपलब्ध है। 25 साल जिंदगी के घर वालों ने इसी काम के लिए छोड़ रखा कि ये 4 योग्यताएं हम में आ जाए। कौन कौन सी? घर की आवश्यकता कितनी है पहचानने की योग्यता, फिर उससे अधिक जुटाने का मल्टीपल स्किल आ सके, और हम परिवार में कम योग्य अधिक योग्य दोनों के साथ जिम्मेदारी से जीने की योग्यता विकसित कर सके, और जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले व्यवस्था के अर्थ में ये योग्यता आप में अर्जित हो सके। उसके लिए घर वालों ने कितने साल आपको फ्री छोड़ रखा है? 25 साल। जिंदगी के कितने साल? 25 साल। उसमें एक जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी है। घर में खाना बनाना हो, या पैसा कमा के लाना हो, या घर का खेत जोतना हो, या घर की सफाई, कोई सबसे फ्री हैं आप। मन करता है तो करते हैं, नहीं मन करता है चल देते, है ना। आप अपने कपड़े भी धोएं, मन करता है तो धोते हैं, नहीं तो वो भी कहिए घर वाले ही धो रहे हैं। तो घर वाले आदमी को 25 साल फ्री करके रख रहे हैं, और भी इतना फ्री, अगर आप डिमांड करें कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, ये फीस भरनी है या ये सामान लेना है, घर वाले अपनी आवश्यकता कट कर लेते हैं, आपको 2000 के बदले 2500 देने का प्रयास करते हैं। यानी आप टॉप प्रायोरिटी पे हैं, है ना। नहीं, और 24 घंटे हमारे लिए पर डे का फ्री है। तो जैसे आप देखेंगे ना, अभी जैसे आप अभी किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी हुई है भैया अभी। बीएससी आपने किया है, तो बीएससी में एक सालाना सिस्टम चलता है आपके यहाँ कि सेमेस्टर चलता है? सालाना। तो एक साल में कितने कोर्स, कितने विषय पास करने होते हैं आपको? हर साल अलग अलग होते हैं। एक साल में 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। तो कभी 4 कभी 5, तो 5 का ही हिसाब किताब ले लेते हैं, है ना। तो जैसे 5 विषय पढ़ने हैं, तो आप 5 विषय जब पढ़ते हैं तो आपके यहाँ कॉलेज में एक विषय की लगभग कितने क्लास चलती है साल भर में? तो नहीं अनुमान है, अनुमान नहीं है, छुट्टियां भी रहती है बीच में। तो मैं अपने इंजीनियरिंग का तो बता सकता हूँ। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ भी सेमेस्टर होगा, टेक्सटाइल कॉलेज में भी हमें लगता है। तो सेमेस्टर मतलब 6 महीने का सिस्टम। तो 6 महीने में बच्चे को 5 पेपर पास करने होते हैं, है ना। और एक पेपर में कॉलेज में 40 घंटे की क्लास चलती है, उसकी 40 लेक्चर चलेंगे औसतन। 40 लेक्चर में वो क्लास लगभग पूरी होती है, नहीं तो 5 सब्जेक्ट के लिए कितने हो गए? 200 घंटे। 1 घंटे के लेक्चर को घर पे जाके कितने घंटे पढ़े कि वो उसका पूरी पढ़ाई ठीक से उसको समझ में आ जाए? 1 घंटे जो हमको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको हम कितना समय घर में पढ़ें कि हमको पूरा का पूरा वो समझ में आ जाए? नियमित अगर करें रोज का रोज, तो 1 घंटा भी काफी होता है। 1 घंटा भी काफी है, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत ही स्लो लर्नर है तो 2 घंटे में तो कर ही लेगा, है ना। तो कोई एक विषय है, कोई भी सब्जेक्ट 1 है, क्लास में पढ़ाया गया 1 घंटा, घर में जाके अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो कवर हो सकता है पूरा का पूरा कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा, है ना। और एक सब्जेक्ट में टोटल कितने घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं उसको क्लास में? 40। घर पे जाके कितना पढ़ना पड़ेगा? 80। मिला के कितना हो गया? 120 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, घर का और कॉलेज का मिला के। घर का और कॉलेज का मिला के, इंजीनियरिंग कॉलेज का बता रहा हूँ मैं, IIT और ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। ऐसे टोटल कितने विषय पढ़ रहा है वो? 5। कितने घंटे हो गए? 600 घंटे हो गए। 5 सब्जेक्ट के रेफरेंस में कॉलेज और घर दोनों मिला के। एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, यानी 6 या 18 कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन, है ना। 180 दिन में कितने घंटे उसको पढ़ने हैं? 600 घंटे पढ़ने हैं लगभग। पर डे औसत कितना आ रहा है? 3.25-4 घंटे, है ना। उससे अधिक की जरूरत नहीं। और ये कॉलेज और घर दोनों मिला के निकल रहा है ना। तो 22 घंटे 24 घंटे में 4 घंटे निकाल भी दें तो कितने घंटे बच रहे हैं? 20 घंटे। मल्टीपल स्किल सीखने के लिए समय कम है कि और बढ़ाने पड़ेंगे? दिन 25 घंटे का करना पड़ेगा? पर्याप्त अवसर है शिक्षा की डिजाइन को देखेंगे तो, है ना। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई का कैलकुलेशन है।
आपका तो इससे कम ही आएगा, बता सकता हूँ गारंटी के साथ। नहीं, झंझट समय का नहीं है, झंझट हमारी जिम्मेदारी का है। जिम्मेदारी और भी व्यवस्था, व्यवस्थित भी नहीं रह पाते, कई बार रेगुलर कर भी नहीं पाते, तो वही उसमें ही तो पास व्यवस्थित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है। हम अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हम अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। हमारी जो अपनी दिनचर्या आपको सेट करके उसके प्रति जिम्मेदारी के तहत चलाना है, वो जिम्मेदारी हम स्वीकार नहीं रहे। वही जाकर के 2 साल बाद नौकरी लग जाती है तो 10 घंटे वो हमको दौड़ा लेता है कि लाइन से। जहां हम 4 घंटे अपने हिसाब से तय करके ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, उसी आदमी को नौकरी में 14 घंटे लोग दौड़ा लेते हैं। पीछे एक दौड़ाने वाला लगा देते हैं, वो दौड़ाता रहता है। आप देखिए इंडस्ट्री में लोग 14-14 घंटे दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। आप दुकान भी खोलेंगे, कै बजे बैठेंगे दुकान पे? सुबह 9 बजे। कै बजे बंद करेंगे? 9-10। कै घंटा दौड़े? 12 दौड़ रहे हैं ना। लेकिन जब माँ बाप ने 25 साल फ्री छोड़ दिया तो 4 घंटा नहीं दौड़ पा रहे। ये माँ बाप की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। वही कहता हूं, जब जांचने जाते हैं तो यथार्थ थोड़ा अलग निकलता है, नहीं जांचते हैं तो दिखता किसी और तरीके से। अगर इतना कैलकुलेशन करके ठीक से देख पाते हैं तो लगता है पर्याप्त समय है। हर साल कुछ 2-4 नए स्किल, हर साल 9 भी तो हर 2-3 साल पे तो सीखा ही जा सकता है ना। 2-4-6 मल्टीपल स्किल सीख लिए जाए, आसपास पर्याप्त अवसर है। जैसे मैं तो एक गांव में गया, मतलब बाइक से जा रहा था, बाइक पंचर हो गई गांव के पास, तो पंचर बनवाने लगा। जब पंचर बनवाने लगा तो उसने जो है वो बगल में पंचर की दुकान थी और बगल में जो है बाइक सर्विसिंग की दुकान थी, गांव में खोल रखा था। तो हमने कहा यार तुम गांव में बाइक सर्विसिंग की दुकान खोल के बैठे हो, कितना कमा पाते होगे? शहर में खोल के बैठो, वहाँ बहुत काम आता होगा। बोला लगता है भैया आपको पता नहीं है, जमाना बदल गया है। मैंने क्या मतलब? बोले मेरे गांव में ही कम से कम 100 से अधिक बाइकें हैं, है ना। क्या लगता है आज के दिन गांव में रेयर कोई घर बचे हैं जो बाइक नहीं रखते? गांव में घरों की संख्या कम है, बाइकें बाइक अब घर के हिसाब से नहीं है, आदमी के हिसाब से ज्यादातर जगहों पे। जो लोग भी बाहर कमाने जा रहे हैं, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय, एक बाइक दौड़ा ही रहे, तो हर घर में 2-4 बाइकें हो गई। तो अगर 100-125 बाइक एक गांव में, आसपास के 2-3 गांव में 500-600 बाइक हो जाती। तो बोला कि हर रोज कम से कम 3-4 बाइकें सर्विस के लिए आती हैं, सर्विस करने के लिए। तो उसका सर्विस करता है और जो भी उसमें टूट फूट है बदलता है। एक बाइक की सर्विसिंग करके कितना कमा लेता होगा? आपके यहाँ भीलवाड़ा में सर्विसिंग चार्ज कितना है? 350 बाइक का। कहीं 250 है, कहीं 350 है, बाकी वो मटेरियल जो डालता है वो अलग है। तो एक बाइक पे आराम से 300 रुपया वो निकाल लेता है। मटेरियल भी डाल रहा है, उसमें भी तो कुछ बचता है ना उसका, तो है ना। आराम से 300 रुपया एक बाइक से। औसत अगर 3 या 4 बाइक रोज की आ जा रही हैं, 1000-1200 हो गया। महीने का कितना हो गया? महीने का 30,000। और दुकान के बाहर पेड़ के नीचे गुमटी डाल के बैठा, 1 रुपया किसी को किराया नहीं देना है। टैक्स वाले को तो पकड़ में नहीं आएगा कि ये कुछ कर रहा है और 1 रुपया उसको किराया नहीं देना है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात, दुकान से मुश्किल से 150 मीटर के दूर पे उसका घर है। दोपहर में जाता है खाना खाने तो जानवरों को चारा भी डाल आता है। शाम को दुकान बंद करके जाता है या काम कम रहता है तब चला जाता है, फिर चारा डाल आता है। सब्जी भी ले जा, घर में कोई मेहमान आ गया तो 2 मिनट के लिए चला भी जाता है। आस पड़ोस में शादी ब्याह है, बढ़िया दुकान बंद करके बढ़िया शादी ब्याह अटेंड करता है ना। और 2-4 जानवर भी पाल रखे हैं, कुछ तो दूध बेचता ही होगा। 8-10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार कुछ वहां से भी आता ही होगा, है ना। तो घर का खर्च तो वो उसी से निकाल ले रहा है। ये 25,000, 30,000 रुपया तो सीधे महीने का उसका सीधे बच रहा है। हम लोग इंजीनियरिंग कराते हैं बच्चों को, 8 लाख रुपया लगभग खर्च होता है। मतलब लाख रुपया तो फीस ही है। मतलब सरकारी कॉलेजेस में भी लगभग 70-80 हज़ार रुपया फीस हो गया है।
और अगर हॉस्टल में है तो इतना और खर्चा हो जाता है, प्राइवेट हॉस्टल में है तो और बढ़ जाता है। तो अगर देखेंगे तो लगभग 80-85 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख ऐसा फीस हो गया है, और इतना ही लगभग हॉस्टल का, कॉपी किताब, अन्य खर्चे, आना जाना, ये सब मिला के 2 लाख का खर्चा है लगभग। 2 लाख प्रति वर्ष, तो कितने का खर्चा हो गया? 8 लाख, है ना? 8 लाख खर्चा, और साल में 10 महीने ही वो पढ़ता है कॉलेज में, 2 महीने तो बाहर ही रहता है। तो 10 महीने में कितना खर्चा कर रहा है? 2 लाख। 1 महीने का कितना खर्चा कर रहा है? 20 हज़ार। तो 20 हज़ार खर्चा करके इंजीनियर बनता है। कितने की नौकरी पाते हैं सामान्यतः औसत बच्चे? अभी उसका छोड़ दीजिए, मतलब वो जो, मतलब कुछ 10-20% बच्चे हैं जो लाखों का पैकेज में जा रहे हैं, तो 20 लाख 25 लाख के, ये कितने परसेंट बच्चे होंगे? मुश्किल से 10%। ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो एवरेज पैकेज उनका जो जा रहा है 20 लाख, 20 हज़ार मंथली, 15 हज़ार मंथली, 20 हज़ार, 25 हज़ार मंथली, 28 हज़ार मंथली, और जाते हैं किसी बड़े शहर में, मकान किराए पे लेना पड़ता है, आने जाने का किराया, वो जितना वो सर्विसिंग वाला बचा ले रहा है ना इतना तो उनका खर्चा हो जाता है, बचता ही नहीं है। वही वो एक अलग झंझट है। अच्छा, अभी देखने में लगता है कि भाई क्या है, कुछ ही दिनों में वो दुकान वाला जो है 2-4 आदमी तैयार कर लेता है, बढ़िया उसका समाज में एक स्टेटस मेंटेन हो जाता है कि भाई बढ़िया काम करता है, रोज की गाड़ियां अच्छी आने लग जाती है, फिर उसके ट्रेंड किए हुए वर्कर उसको चलाते हैं, वो बैठा रहता है। तो उसके लिए खाली पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई 30 साल करने की, 25 साल करने की जरूरत नहीं। अगर खाली पैसा कमाना लक्ष्य है, वो तो अपना एक लिमिट तक, एक सर्टेन 10-12 तक ठीक ठाक पढ़ाई हो जाए ताकि व्यवसाय वगैरह संभालने का एक स्किल आ जाए। तो उसके बाद तो जितना समय वो पढ़ाई में लगा रहा है उतना समय किसी व्यवसाय में लगा देता है, तो उतने साल में बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है। फिर जितने की वो नौकरी करने जाता है, एक आध लोगों को उतने पे नौकरी पे रख लेता है। वही, अब इस सोचने के ढंग को भी थोड़ा फैल कर देखने की जरूरत है। अन्यथा पूरी जिंदगी हमको लगता रहता है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। कुछ 10-20% लोग, 5%, 7% लोग जिस तरह की नौकरी की हम अपेक्षा रखे रहते हैं, उतने ही लोगों के लिए अवेलेबल है वो, उससे अधिक को सपोर्ट नहीं कर सकता सर जो सिस्टम है। 2.5 लाख रुपए मंथली नौकरी पर कोई भी सिस्टम कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा? देश का अगर सिस्टम है तो 2.5 लाख मंथली सैलरी कितने लोगों को दे पाएगा? 1.5 लाख मंथली सैलरी सरकार सिस्टम कितने लोगों को दे पाएगा? अल्टीमेटली वो पैसा निकलना तो टैक्स से ही है। वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा उससे अधिक का, लेकिन हमको उतना ही दिखता है। इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि मल्टीपल स्किल बहुत जरूरी है। मल्टीपल स्किल है, और कोरोना काल ने तो उसका पोल और खोल दिया था, उसने भी ठीक से पोल खोल दिया। सोचा जाए इसको थोड़ा और फैल के सोचा जाए, समय तो है, समय का इतना मारामारी नहीं है ना। हमने समय को काफी उलझा के लगा रखा है, इसलिए उपलब्ध समय दिखता नहीं है। बताइए भैया। समय भी है, लेकिन अभी ऐसा भी होता है, कई बार जॉब भी करनी होती है साथ में, काम करने के साथ भी सीखना होता है, तो वो प्रॉपर मतलब एक वे में नहीं जा पाते, जितनी स्किल डेवलप होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। वही, इसलिए क्राइसिस से गुजरते हैं हम। हाँ, वही क्राइसिस आ जाता है बीच में, crisis और फिर बीच में थोड़ा वो मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, फिर छोड़ भी देते हैं उस तो चीज अभी को, देखेंगे फिर नहीं तो दिखता। धीरे धीरे जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में भी हमारा फोकस वहाँ जो हो रहा है उसको सीखने पे हो, तो बहुत कुछ स्किल डेवलप हो जाता है। अभी वहाँ फोकस ये हो जाता है किसी तरह टाइम पास करना है, तो वहाँ जो सीखने का अवसर होता है वो भी नहीं सीख पाते। वही, तो थोड़ा वहाँ भी फोकस हो जाए तो बहुत सारे और वहाँ मेथड हैं जिसको आप सीख सकते हैं, मल्टीपल स्किल अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी के साथ सर्वाइवल है। सर्वाइवल इन द डिफरेंस ऑफ सुविधा। तो मैं एक बिल्कुल आशय मेरा ये नहीं कि आप बैठकर मोटरसाइकिल के सर्विस की दुकान खोल लें। मेरा आशय ये कि मल्टीपल ऑप्शंस है।
हाँ, एक जो छोटा उदाहरण दिया मैंने गांव के एक सिंपल व्यक्ति का, लेकिन आप पूछेंगे कि वो फिर समृद्धिपूर्वक जिंदगी जी रहा है क्या, तो नहीं जी पा रहा, क्योंकि शाम को उसको बिना शराब पिए नींद नहीं आ रही, 4 दोस्तों के साथ जाके पीता है, फिर वो पैसा कहीं और व्यर्थ खर्च करता है, हालत उसकी भी कर्जे में भी है। और ये जो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है उसकी हालत भी कर्जे में है, वो भी लोन लिए बैठा है। वो एक अलग समस्या है। वो समस्या सुविधा से सॉल्व होगी, समझ से सॉल्व होगी, समझ से सॉल्व होगी। वो नहीं है तो 30,000 रुपया महीना कमा के भी हालत दरिद्रों जैसी ही है। ये उसकी भी और 1.5 लाख वाले की भी। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा खुल करके सोचना शुरू करें। तो कल इतनी बात हुई थी कि कितने % हार्मनी है और कितने % डिसहार्मनी। तो जो इनसे बात हो रही थी ना अभी, इस समय बचता नहीं है, कहाँ चला जाता है? इसमें जो डिसहार्मनी है ना, ये डिसहार्मनी में ही समय निकल जाता है। अगर ये ठीक ढंग से सेटल कर पाए तो पर्याप्त समय है, अन्यथा आप एक बार परेशान हुए, मोबाइल खोल के बैठ गए, अब चलता रहता है मोबाइल, आपका पूरा घंटा निकल जाता है। 1 घंटे बाद अपने से प्रश्न करिए कि उससे निकला क्या, उससे क्या निकला? पूरा घंटा निकल गया, पता लगता पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, और पूरा का पूरा 25 साल निकल जाता है। लास्ट में घर वालों पे बोझ बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है ना। ध्यान दे के थोड़ा इसको सॉर्ट आउट कर लें तो समय का सदुपयोग कर पाते हैं। हाँ, समय का सदुपयोग करते हैं, मल्टीपल स्किल हो पाते हैं, अपने लिए उपयोगी हो पाते हैं, परिवार के लिए सदुपयोगी हो पाते हैं, समाज के लिए सदुपयोगी हो पाते हैं। ये भी भैया जो है ना विचार के बारे में, जैसा आप सुबह बता रहे थे ना, वो एग्जिट पिक्चर चलती है और विचार पता भी चलता था। कल यहाँ बैठे थे भी तो विचार चल रहा था, तो मैं सुन भी नहीं पा रहा था। कुछ एक ऐसा विचार चल रहा था जिसमें डिसहार्मनी भी था। तो जैसे वंदन भैया ने भी शाम को पूछा कैसा रहा आज का दिन, तो मैंने कहा सुन तो पा रहा था, लेकिन बीच में ऐसा भी समय तब सुन भी नहीं पाया था मैं। तो वो एग्जिट ऐसा होता ही है, बीच में चाहे कुछ भी साउंड आ रहा है लेकिन नहीं सुन पाते। तो अंतर्विरोध में भी बहुत बार ऐसा होता, तो अंतर्विरोध के बीच में फिर उस अंतर्विरोध को, उस विचार पे भी ध्यान नहीं देकर अपन दूसरा काम करने लगे, जैसे मोबाइल चलाने लगे या कहीं बाहर चले गए, तो उसमें भी समय जाता है और बहुत ज्यादा। तो जितना ये अंतर्विरोध आता है, हम परेशान होकर बाहर भागते हैं और फिर अपने को कहीं ना कहीं टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, कुछ खाने में, है ना, कुछ घूमने में उलझाते हैं। कई लोग यहाँ तक सीमा उनकी खत्म हो जाती, वापस लौट आते हैं काम में। कई लोगों की वहाँ तक सीमा नहीं खत्म होती, फिर और एक्सट्रीम जाते हैं, तो सिगरेट पिएंगे, फिर है ना कुछ मसाला खाएंगे, कुछ ड्रिंक लेंगे, है ना, कुछ इस तरह के है ना चीज़ें देखेंगे जो ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती हों। एक अपर लेवल है, वो इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो वो सीमा बढ़ती चली जाती है। कुछ दिनों में फिर और एक्सट्रीम नशे की तरफ लोग जाते हैं, है ना। तो जाके देखेंगे तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एक्सट्रीम नशे का सिस्टम चल रहा है ना। तो शुरू तो ये अंतर्द्वंद से हो रहा है। ये बाहर भाग के डील होगा या भीतर साहसपूर्वक देख के डील होगा? उसके लिए तो भीतर ही साहस करके देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप देखने जाते हैं तो जैसे आप बता रहे थे, वो बेचैनी मिलती है, हम देख के भागते हैं बाहर। पंजाब में ऐसे वो वर्कशॉप ले रहा था, तो 2 दिन वहाँ वर्कशॉप हो गया। तीसरे दिन मैं थोड़ा डट गया, हमने कहा नहीं देखो, भीतर देखो क्या चल रहा है, यहीं देखो। रोज कहता था घर देखो, उस दिन डट गया। तो एक व्यक्ति बैठे थे वहाँ के पंजाब के सामान्य व्यक्ति, 6 साढ़े 6 फीट हाइट के, उनको एकदम अच्छा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग। और जैसे मैंने कहा यहीं बैठ के देखिए क्या चल रहा, फिर उठ के बैठ गए। बोले सारी समस्या की जड़ आप है। बहुत हो गया। हमने कहा क्या हो गया? तो बोल रहे हैं जैसे ही हम भीतर देखना शुरू करते हैं, वहां तो इतना विरोध चल रहा है, यहाँ उतना अस्थिरता है, इतना व्याकुलता है, हम एकदम बाहर भाग के आते हैं। और जैसे ही बाहर भाग के आते हैं आप फिर शुरू हो जाते हैं। और आज आपने हद कर दी कि यहीं बैठ के देखो। अंदर क्या देखें, इतना कचरा, इतनी बेचैनी, इतना उल्टा पुल्टा चल रहा, देखें क्या? तो हमने उनसे पूछा ये बताइए, सारी बेचैनी मैंने चला रखी है आपके भीतर कि आप घर से लेके यहाँ आए? मैंने यहाँ 2 दिन में वो चला दी कि घर से वो सब लेके आए? आपके भीतर जो भी चल रहा है मैं यहाँ बैठ के चला रहा हूँ कि सारी चीजें पीछे से लेके आप यहाँ आए हैं? लेके ही आए, मैं थोड़ी चला रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाया कि पलट के उसको देख लो,
और आप 20-25 साल से घर का दरवाज़ा बंद किए हुए थे, अचानक 20-25 साल बाद घर का दरवाज़ा खोले, सब साफ साफ दिख रहा है, कचरा कचरा दिख रहा है, और वो कचरा देख के बार बार बाहर भागने का मन करता है। और आप बाहर भागते हैं, मैं फिर माइक लेके डट जाता हूँ, नहीं डटे रहो। मैं जब दिखाता ना अभ्यास कर रहे होते लोग, बीच बीच में जब मैं देखता हूँ तो लोग आंख खोल के चारों तरफ देखते हैं, एकदम सड़ा सा मुंह बनाते हैं। तब तक फिर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, बेचारे फिर किसी तरह से डरते हैं। तो देखेंगे तो पता लगता है वो अंदर की बेचैनी रुकने ही नहीं दे रही है, बार बार बाहर भाग रही है। तो वैसे ही है कि आप घर 20-25 साल बाद खोल रहे हैं, सब साफ नहीं मिल रहा, गंदा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, तो क्या करते हैं फिर आप कहते हैं घर बंद करो, एक आध दिन पड़ोसी के यहाँ रह लेते, लेकिन फिर कभी तो साफ करना ही पड़ेगा। तो आप एक आध दिन में साहस करके फिर उसको साफ करना शुरू करते हैं, साफ कर लेते हैं, आपके लिए एसेट हो जाता है। तो एक आध दिन जो भी पड़ोसी के यहाँ रहना था रह लिए, आज तो दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, तब साहस करके उसको साफ किया जाए लग के। अगर ये थोड़ा अंतर्द्वंद व्यवस्थित होगा तो आप देखेंगे जो बार बार बाहर की तरफ भाग के बहुत सारा समय बर्बादी हो जाता है, वो सारा का सारा समय का सदुपयोग होगा। हम अभी भी साल 2 साल में बहुत सारे मल्टीपल स्किल सीख सकते, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक जुटाने के योग्य हो सकते, परिवार के साथ समृद्धि पूर्वक जीकर सदुपयोगी हो सकते हैं परिवार के लिए, है ना। लेकिन वो समय सारा इधर उधर निकल जाता है तो फिर ऐसे ही बीत जाता है। किया जाए सब काम को, सब बात तो हमने जी जी हाँ हेलो। हाँ सर, ये जो आपने अंतर्मित विरोध की बात की है, इसमें सर अभी मैं जब चाय का था तो अपने आप ही सोच रहा था, दरअसल ये मतलब दिमाग में ये चीज आई कि ये अंतर विरोध या पीड़ा या अंदर की जो बेचैनी है वो अच्छी भी रहती है कभी कभी, इन सेंस में कि अपने ऊपर मैंने लाकर देखा कि मैंने अच्छी प्रोडक्टिविटी या अच्छे आर्टिकल तब लिखे हैं जब मैं अंदर से ज्यादा बेचैन हुआ हूँ। बढ़िया, तो आपको घर वाले जितना बेचैन रखेंगे उतना आपका विकास होगा। तो धीरे धीरे देखेंगे ना, तो धीरे धीरे ये अनुमान लगेगा, जब ये बेचैनी आप सॉर्ट आउट कर पाते हैं और हार्मनी में रहते हैं तो क्रिएटिविटी ज़्यादा बेहतर हो पाती है। अभी चूंकि हमने हार्मनी की स्थिति पे काम नहीं किया है, या तो बहुत बेचैन होके काम किया है या कम बेचैन होके काम किया है। तो बहुत बेचैन होने की तुलना में कम बेचैन में थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो है, लेकिन जिस क्षण हम हार्मनी में रहते हैं उस क्षण हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं उस स्थिति में। कंफर्ट जोन अलग बात है, हार्मनी अलग बात है। जब आप हार्मनी में आएंगे तो जिम्मेदारियों के प्रति कंसर्न रखेंगे या गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। आप जो कंफर्ट की बात कर रहे हैं वो हार्मनी नहीं है, वो थकान मिटाना है कि भाई बहुत थक गए, अब थकान मिटा रहे हैं, रिलैक्स टाइम है। और रिलैक्स टाइम में फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो अगर मैं अपने अंदर विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर हार्मनी में हूँ तो अपने प्रति भी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी। और मेरी क्रिएटिविटी पूरे जगह व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो उस पूरे के लिए फैलता है। फिर जहाँ जहाँ मुझे अवसर दिखाई देता है वहाँ वहाँ मैं एक्टिवेट होता हूँ, उसको क्रियान्वित करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर उसको शुरू करके अत से इति तक पहुँचाता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर हो पाती। अभी जिसको आप आराम कह रहे हैं, हार्मनी कह रहे हैं, वो तो ये कि कुछ करके थक गए तो आप रिलैक्स मोड में है। इट्स नॉट हार्मनी, ये तो थकान मिटाना है, ये वैसे ही चिल कर रहे हैं। आजकल पॉपुलर टर्म है ना, क्या बोलते हैं, चिल कर रहे हैं। बोले थक गए तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उससे अलग हो। तो कुछ लोग चिल कर रहे हैं सिगरेट पी के, कुछ लोग शराब पी के, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी के, अलग अलग। तो थकान आप मिटा रहे हैं। बट रियली जब हार्मनी होगा तो ठीक ढंग से आप सोच पाते हैं अपने बारे, परिवार के बारे, समाज के बारे, प्रकृति के बारे, और ज़्यादा प्रोडक्टिव ढंग से उस पर काम कर पाते है ना। तो तीनों स्थितियाँ अलग अलग है। शानदार जवाब दिया आपने। ये बात तो बहुत गहरी है कि जब तक हार्मोनी समझते नहीं तब तक हम ज़्यादा बेचैन की तुलना में कम बेचैनी में थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेते हैं।
तो मुझे लगता है यार ज़्यादा परफॉर्मेंस तो तभी आ रही जब बेचैन है। वही लेकिन हारमोनी होती है तो हम जो कंसर्न रखते हैं उसकी कंटिन्यूटी रहती है और कंसर्न को भी ज़्यादा ठीक से व्यक्त कर पाते हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि जब हम गुस्से में नहीं हैं, ज़्यादा आराम में हैं, हारमोनियस स्टेट में हैं, तो ज़्यादा सस्टेनेबल आउटपुट दे पाते हैं। लेकिन ये सब मान्यताएं बना रखी है हमने। तो माँ बच्चे के लिए केयर का भाव रखी है, तो उस केयर के भाव के साथ बच्चे के प्रति कितने घंटे के लिए जिम्मेदार महसूस करती है? 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे। और आप देखेंगे उस केयर के भाव के कारण माँ बच्चा होने से पहले चाहे कितनी भी आलसी रही हो, भले वो 10 बजे सो के उठती हो, लेकिन अब वो 10 बजे सो के नहीं उठती। बिल्कुल। अब तो बच्चे थोड़ा सा हिल डुल जाए उसकी नींद टूट जाती है। तो जब मैं हारमोनी में हूँ तो आपकी स्थिति को सबकी स्थिति में कि आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए ज़्यादा बारीकी से पहचान पाता हूँ। तो आप जब प्रश्न पूछेंगे तो आप जहाँ फंसावट है वहाँ से जोड़ के उत्तर दूंगा, ये जब पूछेंगे तो इनकी फंसावट को इतना शार्पली पकड़ूंगा और वहाँ से उत्तर दूंगा। तो उसी बात को जब इनके लिए उत्तर देना होगा तो ये जहाँ से पूछ रहे हैं वहाँ से उत्तर दूंगा। तो ये क्रिएटिविटी कर पाता हूँ। और जब मैं हारमोनी में नहीं रहता हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है उतना बता करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो जब मैं हारमोनी में रहता हूँ तो आपकी वास्तविक स्थिति को जज करने में मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है, और जब मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ तो वहाँ से आगे पुश करने में मैं उसको और अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा पाता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये जब दोनों में हारमोनी होती है इसको सुख कहें कि दुख कहें? ये जो जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार है, अगर दोनों में हारमोनी है तो इसको सुख कहें कि दुख कहें? और दोनों में अगर अंतर्द्वंद है तो सुख और दुख को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। सुख क्या है? संगीत में व्यवस्था में जीना, हारमोनी में जीना। दुख क्या है? हारमोनी में जीना, अंतर्द्वंद में जीना। अंतर्द्वंद या अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना। तो सुख दुख को बहुत छोटे में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे और डिटेल करेंगे। अब थोड़ा और अपने बारे अध्ययन करते हैं। अगर हमको स्वयं का अध्ययन करना है तो 2 मुद्दों पर ध्यान देंगे कि स्वयं को अध्ययन की विषय वस्तु क्या होगी और विधि क्या होगी। तो स्वयं को अध्ययन करने का क्या मतलब हुआ कि हमारी मूल चाहना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमको स्पष्ट हो जाए, और वो पूरा कैसे होगा उसका कार्यक्रम भी स्पष्ट हो जाए। अगर आपको अपने बारे ये 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, क्या? पहला कौन सा कि आपका लक्ष्य क्या है, दूसरा उसको पूरा करने के लिए करना क्या है, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने अपने लिए ढूंढ लिया है, तो अब आपको अपने बारे में समझने के लिए क्या शेष बचा? तो अगर आपने अपने लक्ष्य को समझ लिया और करना क्या है उसके कार्यक्रम को भी समझ लिया, तब आपको अपने जिंदगी के बारे, अपने बारे समझने के लिए क्या शेष बचा? वही तो, अब तो सीधे उसको करना है। समझने वाला अपने बारे तो काम फिर हो गया। तो ये दोनों को समझ लिया, अब करने वाला बचेगा। समझने का तो पूरा हो गया। अगर दोनों को समझना है, पहले किसको समझे? लक्ष्य को समझे, फिर उसको पूरा कैसे करेंगे उसके कार्यक्रम। तो क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य ये पहचाना था हम लोगों ने, इस पे लौट के आएंगे। लक्ष्य क्या था? सुख और समृद्धि, और सुख समृद्धि के निरंतरता के साथ सभी का लक्ष्य यही है। पक्का है? मैं इसलिए भी पूछ लेता हूं कि एक व्यक्ति एक वर्कशॉप में बोलने लगे कि ना मेरा ये लक्ष्य नहीं है। तो क्या लक्ष्य है आपका? तो उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो मुझे मामा जी से अधिक पैसा कमा के उनको दिखाना है। हाँ, तो भाई पूछा क्यों ये लक्ष्य है आपका? तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी में मेरे मामा जी ने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया, और उनके पास पैसा अधिक है इसलिए उसके घमंड में रहते हैं, इसलिए किससे क्या बोल रहे हैं बहुत होश ही नहीं रहता उनको। भरी पार्टी में उन्होंने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। उसी दिन से मैंने कसम खाई है इनका घमंड तोड़ना है ना, और इनसे अधिक कमाकर इनको इस जिंदगी में दिखाना है। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है।
इसलिए मैं उसको बहुत आराम से रुक के पूछ रहा हूँ कि ये लक्ष्य तो नहीं है कहीं। तो उसी वर्कशॉप में कुछ लोगों ने उनसे पूछ दिया भाई कि आपके घर में जितना पैसा है और मामा जी के घर में कितना पैसा है, वो जो अंतर है, तो उनसे उस अंतर को तो पार करना पड़ेगा ना उनसे अधिक कमाने के लिए। तो कितने साल में आपको लगता है कि उससे अधिक कमा लेंगे? तो अंतर बहुत था। मामा जी का करोड़ों में संपत्ति थी, इनके पास कुछ लाखों में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी की स्थिति लग रहा है 15-20 साल तो लगेंगे। फिर लोगों ने कहा कि 8 घंटे की नौकरी से वो पूरा हो जाएगा। बोले 8 घंटे की नौकरी से तो घर मुश्किल से चल पाता है, उससे कहाँ पूरा होगा। मैं कुछ साथ में बिजनेस करूंगा, साथ में कुछ ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, अपना दुनिया भर का उन्होंने मतलब कितने घंटे काम करेंगे? 8 ही घंटे या 15-16 घंटे भी कमी है? फिर तो 15-16 भी कमी है, और 15-20 साल तक करेंगे, है ना। तो लोगों ने कहा कि आप 15-20 साल तक इतना मेहनत करेंगे, 16 घंटे 18 घंटे, है ना, परिवार को समय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उससे परिवार की हार्मनी पे कोई असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा? बच्चे को, पत्नी को, माता जी को, पिताजी को, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अन्य समस्या, समय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उससे परिवार की हार्मनी बनी रहेगी, बिगड़ जाएगी? बिगड़ेगी। उससे वो और उनका परिवार सुखी होने वाला, दुखी होने वाला है? दुखी होने वाला है। अच्छा, 15-20 साल आदमी इतना रगड़ के कर रहा है काम, इतने विरोध के भाव के साथ, शरीर स्वस्थ रहने वाला है, अस्वस्थ होने वाला है? शरीर तो अस्वस्थ ही होने वाला है। शरीर का स्वास्थ्य भी दांव पे लगाया, परिवार का सुख चैन भी दांव पे लगाया। 15-20 साल आपने मेहनत किया, जरूरी तो नहीं है कि आप 20 साल में मामा जी से अधिक कमा ही लेंगे। जरूरी तो नहीं है। लेकिन उसने कहा इतना निगेटिव क्यों सोचते हैं आप लोग? उसने कहा कि हो भी सकता है और होगा, होगा क्यों नहीं, है ना। 15 साल में नहीं होगा, 20 साल में होगा, 22 साल में होगा, होगा ही। लोगों ने कहा वो तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और झंझट है। जब आपके पास मामा जी से अधिक पैसा हुआ, उससे 2 दिन पहले मामा जी मर गए। अब किसको दिखाओगे? 20 लाख आपने कमा लिया, मतलब मामा जी से अधिक कमा लिया, जिनको दिखाना था वो चले गए, और आपने 20 साल जो पीड़ा झेली, अब उसका क्या? परिवार तितर बितर हो गया, स्वास्थ्य तितर बितर हो गया, अब उसका क्या? तो बोला भगवान इतना सारा अत्याचार एक ही साथ मेरे ऊपर थोड़े करेगा। मामा जी को जिंदा रखेगा। आदमी अपने विरोध में क्या क्या सोच लेता है ना। इनके चाहने से मामा जी जिंदा रहेंगे। अच्छा, लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो दोनों मान लेते हैं कि आपने मामा जी से अधिक पैसा भी कमा लिया और मामा जी जिंदा भी हैं। अब क्या करोगे? कैसे दिखाओगे? मामा जी का घमंड कैसे तोड़ोगे? तो उसने कहा ठीक वैसे ही पार्टी बुलाएंगे, मामा जी को भी बुलाएंगे, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और वैसे ही मामा जी का अपमान करेंगे जैसे उन्होंने पिताजी। तो उसी में एक लोगों ने पूछ लिया, उस पार्टी में सिर्फ मामा जी को ही बुलाओगे कि उनके लड़के को भी बुलाओगे? अब उनके लड़के के सामने मामा जी का इतना अपमान होगा तो उनका लड़का भी कोई ना कोई कसम खाएगा या चुप बैठेगा वो? अब वो भी कोई कसम खाएगा, वो भी घर जाकर के एक नया दुकान खोलेगा, एक नया बिजनेस खोलेगा। आपके और उनके पैसे में तो मुश्किल से कुछ लाख का अंतर है। वो तो एक बिजनेस छोटा सा खोलेगा और आपका जो है ब्लड प्रेशर फिर बढ़ेगा। तो अब आपकी बेचैनी खत्म होने वाली है, पूरी जिंदगी चलने वाली है, पूरी जिंदगी आप ये झेलने वाले हो। तो आदमी को देखेंगे तो आदमी ने ऐसे लक्ष्य बना लिए हैं जिसमें क्या हाँ भाई वो भी करेंगे, अब उसके साथ कंपीट करेंगे। तो इनकी तो नहीं, कितनी बढ़िया कहानी है ये। अगर इसको ढंग से सुन लें तो पूरा समझ में आता है। वास्तव में हो यही रहा है, हम किसी के प्रतिशोध में कुछ करते हैं, वो भी तो दम लगा रहा है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी भी लगाएगी, तो वास्तव में अपना तो पूरा जिंदगी खराब हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया बनाई कहानी, बहुत बढ़िया। मात्र साल भर पहले अगर आप ये प्रश्न किए होते तो उस व्यक्ति से मैं मिलवा देता। अच्छा, ये तो असली की है। हाँ। और प्रतिशोध ये कहानी आपको ध्यान नहीं, पिछले शिविर में भी बताई थी।
नहीं, लेकिन मैं पूछा, उसमें पूछा नहीं था कि पूछा वास्तविक है या ये बता रहे वास्तविक है ये? हाँ, मैं मिलवा देता। और उस प्रतिशोध में इतना न निपट गए कि शरीर भी नहीं बचा। अभी साल भर पहले एक्सपायर हुए। साल भर भी नहीं हुआ मुझे लगता है, मार्च में एक्सपायर हुए। और कम से कम मेरा स्टूडेंट रहा है वो आदमी, और उसको बैठकर ये कहानी जाने 25वां शिविर में सुनाया, वो बैठा रहे। फिर हमको लगा सुनाने से नहीं समझ में आ रहा है, तो बिठा बिठा के इंडिविजुअल बात किया। लेकिन ऐसा ना प्रतिशोध में जकड़ा आदमी शरीर भी गंवा बैठा। ज्यादातर ही हो रहा है, वो तो एक कहानी है, मतलब ज्यादातर ये ऐसा ही हो रहा है। वो मेरा स्टूडेंट रहा था ना, फिर सब चला प्रक्रिया। अभी घर भी गया था मैं उसके 13वीं में जाना। तो जब उसके साथ संवाद हुआ तो एक पॉइंट पे लोगों ने कहा ये सारी बातें, तो थोड़ी देर बाद वो इरिटेट हो गया। इरिटेट होकर बोलता है कि आप लोग की सारी बातों से तो मुझे ये सेंस हो रहा है आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं। मेरे अपमान का, मेरे माता पिताजी के अपमान का कोई मतलब नहीं है ना। और पिताजी का अपमान हो जाए, बेटा जो है दुम दबा के बैठ जाए, तो फिर ऐसे जीने का फायदा भी क्या? तो मैं नालायक तो हूं नहीं, मैं पिताजी के अपमान का प्रतिशोध ना ले सकूं तो फिर जिंदगी का करूं क्या मैं, है ना। आप लोग तो मुझे एकदम डरपोक बना के दिल में छुपा देना चाहते हैं, कभी इस चीज का डर दिखा रहे हैं, कभी उस चीज का डर दिखा रहे हैं। क्या करूंगा मैं जी के इस डर के साथ? आप ही लोग बताइए क्या कर सकता हूं मैं? बदला ना लूं, घमंड ना तोड़ूं, तो करूं क्या? आप ही लोग बताइए। तो किसी शिविर में सब संवाद चल रहा था, तो एक लोगों ने कहा कि भाई एक और ढंग से भी तो सोचा जा सकता है। आप 20 साल 25 साल लगा रहे हो, 16 घंटे 18 घंटे लगा रहे हो, और मुसीबत में दलदल में फंसते जा रहे हो। कुछ और ढंग भी तो हो सकते हैं। क्या ढंग हो सकता है? तो बोला कि भाई आपके और मामा जी का बच्चा तो हम उम्र ही होगा, दोनों में दोस्ती हो सकती। अपमान तो मामा जी ने किया ना, आपके मामा जी के बेटे ने तो नहीं किया। दोनों में दोस्ती हो सकती है। फिर पूछा जा सकता है या देखा जा सकता है कि मामा जी ने खाली आपके पिताजी का अपमान किया या सामान्यतः ऐसा ही दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो बोला उसके लिए मामा जी के बेटे से क्या पूछने की जरूरत है, तो हम ही को पता। वो हमेशा ऐसे ही किसी न किसी को कुछ बोलते रहते हैं, और सबसे अधिक तो मामी झेलती है उनको, क्योंकि सबसे अधिक दुर्व्यवहार उनका मामी जी के साथ है ना। और फिर जो है बचा खुचा जो है उनका बेटा झेलता है। तो अगर इतनी बात भी दिख जाए कि पिताजी के साथ इंटेंशनली टारगेटेड अपमान नहीं था, वो तो उनकी हालत इतनी खराब है कि पत्नी के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं, बच्चे के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं, आपके पिताजी के साथ भी हो गया। तो ये एक्सीडेंटल घटना है, ये कोई इंटेंशनली प्लान घटना नहीं थी कि वो पार्टी उन्होंने इसलिए रखी थी कि उस पार्टी में आपके पिताजी का अपमान करना है। पार्टी रखी थी, लोग आए थे, कुछ घटना दुर्घटना हुई, उसमें कुछ बोल नहीं। अगर इतना भी दिख जाए तो बड़ा आसान है बाहर आना। फिर आदमी बाहर आने का कुछ उपाय निकालता है। क्या उपाय निकालता है ना? कि भाई उसको ये दिखेगा कि मामा जी के पास ये तो खूब है, ये तो खूब है, इसके आइडियाज भी खूब है, लेकिन इसके प्रति वो इग्नोरेंट है, ये उनको नहीं स्पष्ट है। इसलिए वो खुद भी पीड़ा झेल रहे हैं, उनका परिवार भी झेल रहा है, और हम भी झेल रहे है ना। तो ये ध्यान में आ जाए तो वो कम से कम मामा जी के बच्चे के साथ इसके साथ जी सकते हैं। तो मामा जी के बच्चे के साथ अगर संबंध के साथ जीते हैं तो एक आश्वस्ति बन सकती है। फिर वो और मामा जी का बच्चा मिल करके है ना मामी जी के राहत के लिए कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं, वो थोड़ा आराम में आ सकती हैं। अगर 4-5 साल में मामी जी, मामा जी का बेटा और ये तीनों लोगों में ठीक से आश्वस्ति हो गई, ये तीनों लोग मिलकर अगले 5-7 साल प्रयास करें, तो मामा जी को भी ये बात ध्यान में आ सकता है कि परिवार में और अपनी तृप्ति के लिए तीनों जरूरी है। मात्र इतने से काम नहीं चल सकता है, ये भी जरूरी है नहीं। तो अगले 2-3 साल में मामा जी के बेटे और मामी के साथ आश्वस्ति हो जाए और ये तीनों लोग मिलकर 4-5 साल मेहनत करें, तो मामा जी को अलग अलग दृष्टिकोण से ये ध्यान दिलाया जा सकता है कि परिवार या व्यक्तिगत तृप्ति के लिए भी ये तीनों जरूरी है। मात्र इतने के आधार पर आप भी आराम में नहीं आ सकते और पूरा परिवार भी आराम में नहीं रह सकता।
कहीं से भी ये बात मामा जी के ध्यान में आ गई और मामा जी 5-7 साल में भी ध्यान दे सके तो अगले साल 2 साल में अपने पे काम करके बाहर निकल सकते, अपनी बेचैनी से, अपने पीड़ा से, अपने घुटन से। तो 10 साल में मामा जी रिलैक्स हो सकते हैं। उसका जो सुख है उनके परिवार को मिलेगा। अगर परिवार आराम में आएगा तो आपको वो खाली छोड़ देंगे या आपका भी इसमें बहुत सारा सहयोग कर सकते हैं। अब मामा जी आपको 10-20 आइडिया दे देंगे कि ये बिजनेस शुरू कर लो, वो बिजनेस शुरू कर लो, हमारा ये बिजनेस है हम ही नहीं देख पा रहे हैं, तुम ही टेक ओवर कर लो, है ना। तो वही मामा जी जो आपको विरोधी दिखाई देते थे थोड़े दिनों में आपके सहयोगी हो जाएंगे। तो अब आपकी समृद्धि को बढ़ाने में सहयोग करेंगे, आप उनके सुख को बढ़ाने में सहयोग करेंगे और दोनों एक दूसरे के पूरक होकर एक दूसरे की सुख समृद्धि को बढ़ाने में सहयोगी हो सकते। लेकिन इस विधि से हम नहीं सोच पाते, हमारी विधि तो दूसरी हो गई। तो परस्पर पूरकता हो सकती है और वह दोनों के लिए ही सार्थक और उपयोगी हो सकता है, नहीं। लेकिन अभी हम उस ढंग से नहीं सोच पाते। छोटी सी कोई घटना दुर्घटना होती है, हम अपना सुख समृद्धि दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। 20 साल 25 साल अपने को रगड़ते हैं और हो सकता है सुविधा के लेवल पे कुछ उपलब्धियां हो जाएं, बट सुख के लेवल पे तो कोई उपलब्धि नहीं होती, स्वास्थ्य के लेवल पे कोई उपलब्धि नहीं होती, पारिवारिक व्यवस्था के लेवल पे कोई उपलब्धि नहीं होती। बेचैन शुरू होते हैं, बेचैन बने रहते हैं, बेचैन ही निपट जाते हैं, है ना। वही इसलिए इस बात पर मैं बार बार इतना फोकस करता हूँ, इतना समय लगाता हूँ कि हमको ध्यान में आ जाए कि हमने लक्ष्य सेल्फ डिफीटिंग तो नहीं तय कर लिया है, कहीं ऐसे लक्ष्य तो नहीं तय कर लिए हैं जो सेल्फ डिफीटिंग है। नहीं तो आप छोटी छोटी बातों पे इसको दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, इसको निपटा देंगे, उसको निपटा देंगे। इंटरेस्टिंग गेम होता है कि इसको नीचा दिखा देंगे, इससे अधिक कमा के दिखा देंगे। जैसे ही आप उससे अधिक कमा भी लेते हैं ना, तब तक वही कुंडा जो उसके साथ फंसा था अब किसी और के साथ फंस जाता है। या कोचिंग में भी यही पोजिशन है, माँ बाप ये कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बने ना तो मुंह मत दिखाना आगे, यहाँ तक कि नौकरी। अब उस पर ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ थोड़ा नहीं तो बच्चा भी पलट के बोल ही सकता था करोड़पति नहीं बने तो अगले 5 साल बाद मुंह न दिखाना मेरे को तो झंझट खड़ा हो जाएगा। बोले मेरे दोस्त के इतने बड़े पिताजी हैं करोड़पति, 5 साल में न बने तो मुंह न दिखाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये दूसरे के लिए जो हम कंडीशन इतने खतरनाक अप्लाई करते हैं ना, हमको लगता है उससे वो प्रेरित हो जाएगा। ये कंडीशन, संबंध को कंडीशनल देखना है या अनकंडीशनल देखना है? मतलब संबंधों को हम शर्तों के साथ इस आधार पे देख रहे हैं कि बिना शर्त देख रहे हैं? अगर ये लगा रहे हैं कि भाई डॉक्टर ना बनना तो मुंह ना दिखाना, ये संबंधों को शर्तों के साथ देखना हुआ, बिना शर्तों के देखना हुआ। और आप कैसा संबंध आपको सहज स्वीकार है? शर्तों के साथ, बिना शर्त। परिवार में तो बिना ही शर्त स्वीकार है, इनफैक्ट कहीं भी बिना शर्त स्वीकार है, बट परिवार में तो एकदम मस्त। अगर वहां शर्त लगाकर संबंध देखने जाने लगा तो परिवार फिर परिवार नहीं रहता, बिजनेस हाउस बन जाता है ना। परिवार तभी तक आरामदेह है जब तक वहां पर संबंध शर्तों पर आधारित नहीं। इतनी बात हम लोगों ने की है, अब थोड़ी सुख के बारे में और बात कर लें। अच्छा, उसके बाद सर समृद्धि भी एक्सप्लेन होगी ना? हाँ, काउंटर और हाँ करेंगे, सुख के बाद समृद्धि पे बात करेंगे। तो सुख के बारे थोड़ी बात कर लेते हैं और समृद्धि के बारे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सुख के बारे इनफैक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि सुख के बारे फिर लौट के बात करें, समृद्धि पहले कर लें, बट ठीक है सीक्वेंस में ही चलते हैं। आप बताएं, अगर समृद्धि आपके लिए ज़्यादा व्याकुलता है तो समृद्धि पहले खोल लेते हैं। दरअसल एक काउंटर आर्गुमेंट आ रहा था उसे देख के। अच्छा, तो समृद्धि खोल दूं तो आपके लिए आसानी होगी, तो समृद्धि खोल देता हूँ क्योंकि अपने को क्या है, सुख पे लौट के आके बात करेंगे, समृद्धि पहले बात कर लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक जी, तो समृद्धि पे ही पहले बात कर लेते हैं। थोड़ी आवाज फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, अभी ठीक। तो समृद्धि का मतलब ये है, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं समृद्धि को लेकर, जैसे समृद्धि क्या है। एक और प्रश्न है कि समृद्धि, सुविधा, संग्रह, अमीरी, ये तीनों एक ही मतलब है, अलग अलग है?
स्पेशली, है ना, अमीरी और समृद्धि एक ही बात है, अलग अलग है। ऐसे ही ये कैसे आप तय करेंगे कि आप समृद्ध हैं? ऐसे ही हमारी समृद्धि हम पर निर्भर करती है कि दूसरों पर? अभी किस पर निर्भर कर रही है? ऐसे ही क्या हमारी समृद्धि की निरंतरता वास्तव में हो सकती है? क्या किसी भी व्यक्ति के समृद्धि की निरंतरता हो सकती है? देखते हैं इन सारे प्रश्नों को। तो अभी मैंने समृद्धि की डेफिनेशन लिखी है, आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव। आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव। तो आपको जितनी सुविधा की आवश्यकता लगती है, आपने जो पहचानी है, अगर उससे अधिक आपको अपने पास दिख रही है या उत्पादन हो पाने की संभावना दिख रही है, वही भाव कौन सा वाला भाव है? समृद्धि का। तो इसमें दो बातें हैं, सुविधा की आवश्यकता की पहचान और उसकी उपलब्धि। आवश्यकता की पहचान सुविधा से होगी कि समझ से होगी? समझ। तो सुविधा की आवश्यकता का पहचान होगा सही समझ से, उसकी उपलब्धि और उत्पादन किससे होगा? सही हुनर से। और ये दोनों के योगफल में समृद्धि होगी, न कि सिर्फ सुविधा से। तो उदाहरण के तौर पे अगर आपको ये स्पष्ट है कि आपको 10 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, अगर ये स्पष्ट है और आपको दिख रहा है कि आपके घर पे 12 जोड़ी उपलब्ध है, तो आपको लगता है कि कपड़े आपकी आवश्यकता से 2 अधिक है, तो आप समृद्ध महसूस करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको 5 जोड़ी जूते चप्पलों की आवश्यकता है और 6 जोड़ी आपके पास उपलब्ध है, तो आपको कैसा लगता है? समृद्ध लगता है। लेकिन अगर आपने ये तय ही नहीं किया है कि कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, कितने जोड़ी जूतों की आवश्यकता है, अब आपके पास कितने हैं ये कभी पता ही नहीं चलता। तो कहीं भी देखेंगे तो हमने अगर अपनी आवश्यकता को नहीं पहचाना है, तो क्या कभी भी हमको ये महसूस होगा कि हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है? कभी नहीं महसूस होगा। हम कितना भी इकट्ठा कर ले, महसूस होगा क्या? मुझे बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि आप अगर देखने जाएं तो एक गिलास ये है, ये 250 ml का गिलास है, और एक गिलास ये है। इसको मैं पानी से भर रहा हूं, मेरे पास जग है, तो जग में कम से कम कितने पानी का व्यवस्था कर लूं कि ये गिलास भर जाए? 250 ml से थोड़ा अधिक की व्यवस्था कर लूं तो ये गिलास भर जाए। तो इसकी समृद्धि तय हो सकती है। ये वाले गिलास में कितना पानी भरूं, कितना जग में पानी व्यवस्था करूं कि ये पूरा गिलास भर जाए? अगर ये पेंदी टूटा हुआ है, भरते जाऊं, गिलास भरेगा क्या? एक जग से नहीं भरेगा। दोनों हाथ से भरने लगूं, परिवार के 10 लोगों को और लगा दूं, ऐसा ही झंझट में तो हम लोग नहीं फंसे कि घर में सुविधा की कितनी आवश्यकता है ये मेरा परिवार बैठ के तय ही नहीं कर रहा है, तो आवश्यकता डिफाइंड ही नहीं हो रही है। पूरा परिवार कमा कमा के सुविधा जुटाने में लगा हुआ है, खुद भी लगे हैं, पत्नी को भी लगा रखे हैं, दादा दादी को भी लगा रखे हैं, बच्चे को भी जल्दी बड़ा करके लगा लेना चाहते हैं ताकि जल्दी से ये भर जाए। 3 पीढ़ियां मिलके भी भरें तो भरने वाला है क्या ये? तो कहीं हम इसी तरह के झंझट में तो नहीं फंसे हैं समृद्धि को लेकर के कि ऐसे कमरे को भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गिलास को भरने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी पेंदी, अर्थात जिस परिवार ने बैठ के आवश्यकता का निर्धारण ही नहीं किया है कि हमको कितने बिस्तर चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कितने मोबाइल चाहिए, कितने बाइक की ज़रूरत है, कितने अन्य संसाधनों की ज़रूरत है, ये सबकी संख्या का निर्धारण किए बगैर खरीद खरीद के भरे जा रहे हैं। कभी उस परिवार में समृद्धि आ सकती है? जैसे मैं पूछ लूँ, सभा में लगभग 50 लोग बैठे हैं, कितने लोगों को ये पता है कि उनके पास घर पर और यहाँ पर मिला के टोटल कितने जोड़ी कपड़े हैं? एग्जैक्टली घर पर और यहाँ पर मिलाकर टोटल कितने जोड़ी कपड़े हैं?
हम में से कितने लोगों को ये पता है? एक लोगों ने हाथ उठाया है, 2 उठाए, 3, 4, 5, 6। एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नंबर कितने हैं? 6-7 लोगों ने हाथ उठाए। हा? बाकी लोगों का तो अभी ये पता भी नहीं है कि कितने हैं, और जितने हाथ उठा रहे हैं उनसे भी अभी ठीक से पूछना पड़ेगा कि कितने हैं। बट ठीक है, सामान्य तो 8-10% लोग हिसाब किताब रखते हुए मिल जाते हैं। तो हमको अगर ये भी नहीं पता है कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, अब अगला प्रश्न भी पूछ लेता हूँ, हमको कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, ये कितने लोगों ने तय कर लिया है? कुछ लोगों ने तो तय कर लिया है। ठीक है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स देखिए, आदमी को ये नहीं पता है कि कितने जोड़ी कपड़े हैं, आदमी को ये भी नहीं पता है कि कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, तो ये तय कहां से हो रहा है कि उसको और चाहिए? आपके पास कितने हैं, कितने की आवश्यकता है, ये दोनों वेरिएबल का पता नहीं कि कितने हैं, ये भी नहीं पता, कितने की आवश्यकता है ये भी नहीं पता। तो इस बात का निर्धारण किस जगह से हो रहा है कि और चाहिए? ये तो बहुत अनिश्चित हो गया ना मामला। अभी आप देखेंगे तो आदमी के पास कितना है, कितना नहीं है, कितने की आवश्यकता, दोनों नहीं तय किया है, फिर भी ये निश्चित बना रखा है कि उसे और चाहिए। इसी कारण आप देखेंगे तो घर में 2 बातों का झगड़ा एक साथ होता है। परसों शादी में जाना है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ शादी का कार्ड आ जाए तो घर तनाव में आ जाता है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं। और कुछ ही दिन बाद घर में झगड़ा हो रहा है, कितने दिन से कह रहे हैं कि एक अलमारी खरीद दो, कपड़े रखने की जगह नहीं। जब हमको शादी में जाना होता है तो 2-4 दिन पहले जाके एक्सक्लूसिव कोई महंगी ड्रेस खरीद के लाते हैं, 5,000 10,000 आजकल तो आम बात हो गई है ना। फिर उसको पहनते हैं, 1-2 घंटा लगाकर ड्रेस तैयार होकर बिल्कुल एक्सक्लूसिव नए डिज़ाइन का पहन के जाते हैं पार्टी में। इतना मेहनत, इतना खर्चा करके किस अपेक्षा से पहन के जा रहे हैं पार्टी में? सामने वाले को चमकाने के लिए, है ना। सामने वाला जो है सम्मान करेगा, ध्यान देगा, सम्मान करेगा। जब आप पार्टी में पहुंचते हैं तो आपका बिल्कुल महंगा एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेस देखकर सभी लोग सम्मान करने लगते हैं या कुछ लोग जलने भी लगते हैं? जलते हैं, ज़्यादा जलते हैं। ज़्यादा कौन से वाले हैं, सम्मान वाले, जलने वाले? जलने वाले। आप इतना पैसा और ये सब खर्चा किए किसके लिए? सम्मान के लिए। और पैदा क्या हो रहा है? अभी ये हिसाब किताब भी नहीं रख रहे। अच्छा, कुछ लोग तो सम्मान करते ही होंगे। ये जो सम्मान करते हैं, ये लोग भी सम्मान कर रहे हैं या मात्र आप पर ध्यान दे रहे हैं? सम्मान करना और ध्यान देना एक ही बात है, अलग अलग है। लेकिन आज के दिन झंझट ये हो गया है कि हम ध्यान देने को ही क्या मान बैठे हैं, है ना। इसलिए अगर उसको देखेंगे तो बहुत तरह के व्यतिरेक दिखाई देते हैं कि आदमी ने अगर मात्र इतना मान लिया कि ध्यान पाना बराबर सम्मान पाना, अलग ढंग से सोचने लगता है। तो जैसे वो ऐसे कपड़े चुनेगा जिससे अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो, ध्यान दें, है ना। तो डिजाइनर भी ले आएगा। अच्छा, अगर उसको लगता है कि अब डिजाइनर कपड़े से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कपड़ा फाड़ के भी पहन के चल सकता है, क्योंकि मुद्दा तो ध्यान का है ना। और काफी लोग सफल हुए हैं इसमें, है ना। कपड़े लाएंगे, फाड़ेंगे, फाड़ के पहनेंगे और चलेंगे। देखिए लोग ध्यान देते थे, हाँ, और ध्यान दे रहे हैं लोग तो लगता है सम्मान मिल रहा है। तो बाद में कंपनियों ने फटे कपड़े बेचने शुरू कर दिए और धीरे धीरे देखेंगे तो बाजार में जो है पर्याप्त लोग फटे कपड़े पहने दिखाई देने लगे। मतलब पिछले 10-15 साल तो लंबा दौर रहा फटा कपड़ा पहन के चलने का, है ना। एक समय के बाद पर्याप्त लोग फटे कपड़े पहन के चल रहे हैं, तो अब फटे कपड़े पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब क्या करें ध्यान पाने के लिए? तो बोला कि अब भाई कपड़े में फट गए, अब तो ध्यान मिल नहीं रहा, अब क्या करें? तो बोले सबने बाल जो है ऐसे काढ़ रखे हैं, बाल खड़े कर लो। तो बाल खड़े करने की कुछ व्यवस्था शुरू किया। वो तो लड़कियों ने इस फैशन को कॉपी नहीं किया, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता, बड़ा झंझट खड़ा हो जाता फिर तो।
उन्होंने कलर करना शुरू कर दिया है। वही तो कुछ दिन तक तो बाल खड़े करके चला, पर पर्याप्त लोगों ने बाल खड़े कर लिए। फिर क्या करें, अब क्या हो रहा है भाई, लोगों ने बाल खड़े कर लिए, सभी क्लास में आ रहे हैं, सारे यंगस्टर बाल खड़े किए हैं, तो बोले आधे खड़े कर लो आधे साफ कर लो। ये भी दौर चला लंबा, फिर ये भी पर्याप्त हो गया, तो फिर भैया जो बता रहे हैं कि भाई उसमें 3-4 कलर कर लो। ये सारी प्रक्रिया को देखेंगे तो इसकी जड़ में क्या है, ध्यान पाना। ध्यान पाना सम्मान पाने के बराबर मान लिया तो ये झंझट में उलझ गए। अगर ये दिख जाए कि ध्यान पाना अलग है, सम्मान पाना, तो जैसे आपने किसी पर ध्यान दिया उसके कपड़े के कारण, उसकी गाड़ी के कारण, उसके जिस भी बात के कारण, लेकिन उसका व्यवहार आपके साथ बड़ा रूड है या दूसरे व्यक्तियों के साथ भी बड़ा रूड है, तो ध्यान देने के बाद भी आप उसको सम्मान दे पाते हैं, फिर सम्मान नहीं आता। तो ये जरूरी नहीं है कि ध्यान सम्मान में बदले, है ना। सम्मान किस पर निर्भर कर रहा है, ध्यान पर या उस व्यक्ति के आचरण पे। अगर आचरण ही व्यवस्थित नहीं है तो कितना भी ध्यान पाने का प्रयास कर ले, उसके बाद ध्यान देने के बाद भी आदमी उसका अपमान का ही भाव आता है उसके मन। लेकिन हमको क्या लगता है, ध्यान पाना बराबर सम्मान पाना, तो भीख मांगने चल देते हम ध्यान का सम्मान का। तो भिखारी भीख मांगते हैं ना गाड़ी में, है ना, उनका स्टाइल होता है भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। जो अंधे भिखारी होते हैं वो भी भीख मांगते हैं, लेकिन एक से अधिक अंधे भिखारी अगर एक जगह भीख मांग रहे हैं तो बीच में कोई इंसिडेंस ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे से ही भीख मांगने लगते हैं और दोनों का कटोरा खाली होता है, दे कोई नहीं पाता है, सिर्फ भीख मांग रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही जो ये पार्टी हो रही होती है, इसमें सिर्फ आप ही लोगों का ध्यान पाने गए होते हैं या सभी ध्यान पाने आए होते हैं। ये सब ध्यान की भीख मांगने वाले लोग एक जगह इकट्ठे हो गए बस, है ना। ध्यान की भीख मांग रहे लेकिन कहते हैं सम्मान की भीख है, तो स्टाइल अलग होती है भीख मांगने की। मेरे 10,000 के डिजाइनर कपड़े के नाम पे सम्मान दे दे, मैंने नया नया जूता खरीदा है इस पार्टी के लिए, इसी के नाम पे कोई सम्मान दे दे, आप देखेंगे पूरा स्टाइल दिखेगा उस पार्टी में, थोड़े ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे पार्टी का निरीक्षण करें, है ना। तो कोई आदमी होगा वो बार बार कुछ लोगों के सामने से गुजर रहा होगा, कोई होगा बार बार पैंट ऊपर करके जूता दिखा रहा होगा, कोई बार बार बाहें समेट के घड़ी दिखा रहा होगा। ये सब भीख मांगने के स्टाइल आपको अलग अलग दिखेंगे। भीख सुविधा की नहीं मांग रहे हैं, किस चीज की मांग रहे हैं, सम्मान की भीख मांग रहे हैं, सम्मान की। देने वाले हैं नहीं, क्योंकि सम्मान का कटोरा सम्मान समझ में नहीं आया भाई, तो सम्मान का भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। अच्छा, उसमें भी झंझट क्या है, ध्यान को सम्मान मान लिए तो झंझट और बढ़ गया है। जब सम्मान समझ में आता है कि सम्मान का आशय तो यह है कि सही सही आकलन अपना और दूसरे का, तो जब भी मैं अपना और आपका आकलन करता हूं तो यह दिखता है कि हम और आप तो एक ही जैसे। हम लोग के बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, है ना, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जीने के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर तो हम आप एक ही जैसे। हम भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी सही समझ के सही जीते हैं, सुखी होते हैं, आप भी सही समझ के सही जीते हैं, सुखी होते हैं। आप भी सही समझ के सही जी के सुखी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। ये सब समझ में आता है, अपने बारे में सही सही, आपके बारे में सही सही, तो दिखता है कि हम आप एक ही जैसे। तो हम आपको अपने जैसा स्वीकार के बात करना शुरू करते हैं। आप चाहे बड़े पोस्ट पे हो, छोटे पोस्ट पे हो या किसी पोस्ट पे ना हो, क्या फर्क पड़ता है। आप चाहे 10,000 का कपड़ा पहन के आए हो, चाहे 500 का पहन के आए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही आपको अपने जैसा स्वीकार के बात करना शुरू करते हैं, ये आपको अपमान जैसा भाव देता है, सम्मान जैसा भाव देता है। और सहज ही जब ये स्वीकृति मिल जाती है आदमी को, तब उसको किसी भ्रम में पड़ के, है ना, 10-20 जोड़ी नए कपड़े हर साल खरीदने की जरूरत खत्म हो जाती है ना। हर साल इस तरह का तनाव दबाव लेने की आवश्यकता खत्म हो जाती। लेकिन जब तक सम्मान, ध्यान और ये सबका ठीक ठीक स्पष्टता नहीं है, तब तक आदमी के मानसिकता में, विचार में परिवर्तन नहीं हो पाता है। वो कितना भी कमाता है, भीख मांगने वालों की लाइन में ही खड़ा रहता है। सुविधा की भीख ना हो, सम्मान की भीख ही मांगने की लाइन में खड़ा। तो धीरे धीरे इन सबको पहचानिए, इस पर काम करते हैं। लौट के हम लोग 2:15 पर वापस आते हैं।